कर देगा। हाँ। वो डोटी को और राइट कर देगा। यार ये कौन है जो सब राइट कर देगा? वही जो ब्लू को ब्लू और व्हाइट को व्हाइट कर देगा। लेकिन कौन? राइट राइट सब राइट कर देगा। बिल्कुल, जिद्दी से जिद्दी दाग भी फाइट कर देगा। राइट सब राइट कर देगा। अरे दाग लेफ्ट पे था ना? हाँ तो राइट से राइट कर दिया। राइट सब राइट कर देगा। नाजरीन, रोशनी टीवी की तरफ से आज हम महर फिजिशियन कार्डियोलॉजी डॉक्टर हादी यूसुफ के पास मौजूद हैं। हम इनसे कार्डियक इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें ताकि इस डिज़ीज़ से हमें कैसे प्रोटेक्ट रख सकते हैं। जनाब डॉक्टर हादी साहब प्लीज़। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप सब लोगों का रोशनी टीवी का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरे पास आए और मुझे मतलब ये मौका दिया। हाँ, ये जो बिल्कुल ठीक है, ये सारा काम, ये सारा जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है। देखें, हार्ट का इशू अब हमारी जो सारा ओवरऑल लाइफ है, इसमें बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। हमारी जो डिज़ीज़ है ये बहुत ज़्यादा फैल रही है, इसकी प्रिवेलेंस अब बहुत ज़्यादा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारा लाइफस्टाइल रहने का तरीका है, हमारी खुराक है। तो हम सेडेंटरी यानी कि बिल्कुल काम काज में अब हम ना हम वॉक शॉक करते हैं, ना हम ज़्यादा चलते फिरते हैं। जो हमारी खुराक हैं वो बर्गर पिज़्ज़े वाली हैं, तो उस हिसाब से हमें बड़ा प्रॉब्लम है। तो उसकी वजह से ज़ाहिर है हार्ट की डिज़ीज़ भी उसी हिसाब से और बढ़ रही हैं। तो उसकी ज़ाहिर है उसका ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें थोड़ा सा ये बताएं कि इस डिज़ीज़ के लिए जो टेस्ट हम करते हैं, जैसे ईसीजी है, इको है या एंजियोग्राफी है, ये किस चीज़ का एब्रीवेशन है और इसमें क्या चीज़ आप देखते हैं? देखिए, ये बड़ा हाँ इम्पॉर्टेंट है। बात ये है कि सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए, तमाम लोगों को पता होना चाहिए कि हार्ट का जो अलामात क्या हैं। मतलब हर किसी ने तो ईसीजी नहीं करानी, हर किसी ने एको भी नहीं करानी। तो हमने पहले तो लोगों को ये बताना है कि हार्ट के सिम्टम्स क्या हैं। ठीक है, नंबर 1 वो ये है कि अगर किसी पेशेंट को अपनी रूटीन से हट के कोई सांस में तंगी या चलने में, सीने में दर्द या बोझ वगैरह आ रहा है, तो बेहतर है कि वो अपने मौलिक से, किसी कार्डियोलॉजिस्ट से या किसी फिजिशियन से रब्ता करें। उसके बाद आगे स्टेप आता है कि अगर वो ये समझते हैं कि ये अलामात, इवन हमारे बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो मैदे के दर्द के साथ आते हैं लेकिन होता हार्ट का प्रॉब्लम है। तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि कोई भी ऐसा पेन छाती में, पेट में कौन यूजुअल हो रहा है या चलने से हो रहा है, तो कोशिश करें कि आप उसको बर वक्त डॉक्टर के पास जाएं, उससे पूछें कि हमने इसमें क्या कराना है। अगर वो ये आपको सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी हार्ट के लिए इवैल्यूएशन कराएं, यानी अपने दिल के लिए आगे चलें और अपनी चेक करवाएं, तो उसमें आप पहले नंबर पे ये है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी ईसीजी करवा लें। ईसीजी बहुत सारी चीज़ें, यानी दिल की एक होता है ईसीजी जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को बताती है। तो स्टार्टिंग टेस्ट पहला ज़ाहिर यही है। तो उसमें अगर कोई क्लू मिल जाता है आपको, कोई आपको शक पड़ता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो हम उससे फिर आगे चलते हैं। या अलामात ज़्यादा हैं, डॉक्टर साहब समझते हैं कि ज़रूरी नहीं कि दिल का मसले में दिल की नालियाँ हैं, दिल के वॉल्व भी ख़राब होते हैं, दिल के वॉल्व लीक भी होते हैं, वो सारी चीज़ें फिर एको पे हम देखते हैं। तो एको करवाने से आपको पता चल जाएगा कि हार्ट का इस वक्त फ्रेश स्टेटस है क्या, कि उसका दिल बढ़ा हुआ नहीं है, कोई वॉल लीक नहीं है, कोई कोरोना अटैक नहीं हुआ, हार्ट अटैक का स्टेटस आपका पास आ जाता है। वो टेस्ट आप करवा लें। इको का टेस्ट है, ज़ाहिर इको कार्डियोग्राफी कहते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड है उसी तरह का होता है। कोई ऐसा मुश्किल टेस्ट या कोई ख़तरनाक टेस्ट नहीं है, सिंपल सा टेस्ट है अल्ट्रासाउंड की तरह। और उसके बाद अगर हमें पता चलता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम फर्दर टेस्ट, इसमें 2 टाइप्स के होते हैं। या तो हम उनकी एंजियोग्राफी की तरफ जाएं अगर इतनी ही डेफिनेट अलामात हैं, और या फिर हम उनको एक एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट कराते हैं जिसको रूटीन में हम ईटीटी कराते हैं। अब ये ईटीटी का टेस्ट देखें 2-3 हज़ार में हो जाता है, और आप प्राइवेट भी आराम से करा सकते हैं, कोई इतना कॉस्टली नहीं है। कार्डियोलॉजी से कराना चाहें तो वहाँ से भी हो जाता है।
तो इसमें आपको फ़ौरन पता चल जाता है कि ये दिल का मामला है या नहीं है, यानी आपकी रिपोर्ट नेगेटिव है पॉजिटिव है, उसी वक्त हम बता देते हैं। तो आपके पास ये 3 इनिशियल टेस्ट हैं, बल्कि अब तो सीटी स्कैन के थ्रू हम एंजियोग्राफी भी कर रहे हैं। तो ये सारे टेस्ट अब आसान हैं, बात सिर्फ अवेयरनेस की है। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ी सी एक वजाहत कर दें कि ये हार्ट जो है ये एक वाइटल आर्गन है जो ब्लड की सर्कुलेशन में रोल अदा करता है। अब ये हार्ट से जो आर्टरीज निकलती हैं उसमें प्रेशर ब्लड का ज़्यादा होगा डेफिनेटली, और वेन्स के थ्रू जब रिवर्स होता है ब्लड तो उसमें प्रेशर कम होगा। अच्छा, अमूमन ये कहा जाता है कि वेन्स बंद थी, आर्टरीज का बहुत कम जिक्र होता है, इसकी क्या रीज़न है? देखिए, ये तो एक लोगों को जैसे कहते हैं ना, एक सादा लफ्ज़ों में सिर्फ लोगों का क्या कहें इंफॉर्मेशन है कि भाई जो खून ले जा रही हैं। अब आम लोगों को तो ये भी पता नहीं है कि आर्टरी किसे कहते हैं और वेन किसे कहते हैं। मतलब खून ले जाने वाली जो नाली है दिल से वो आर्टरी है, और जो वापस लेके आ रही है वो वेन है। इतनी अवेयरनेस हमारे इलाके में भी नहीं है, लिटरेसी रेट भी इतना नहीं है। तो सादा लफ्ज़ एक दूसरे को जो ट्रांसफ़र होता है, जैसे देहात में इधर उधर जो आप फैमिली में ट्रांसफ़र करते हैं, वो ये होता है कि वेन बंद है। मतलब ये होता है कि एक नाली, सिंपल लफ्ज़ों में वो नाली को वेन कह रहे होते हैं। जो इन्होंने इधर उधर से सुना तो वो सीना बसीना जैसे आगे चल रही होती है। कोई उसमें कोई ये नहीं है कि वो डॉक्टर से सुन के कह रहे होते हैं, वो बस सीना बसीना बातें होती हैं। ऐसा है नहीं, बेसिकली वेन्स का इतना इशू नहीं होता हार्ट में, इशू सारा आर्टरी का ही है। जो ब्लड वेसल्स जो दिल से निकलती है, पूरे जिस्म को खून देती है, हम उसे एओर्टा कहते हैं। तो एओर्टा से ही 2-3 नालियाँ निकलती हैं जो दिल के अपने पट्टों को सप्लाई देती हैं, वो आर्टरीज़ हैं। उन्हें हम कोरोनरी आर्टरीज कहती हैं। बेसिकली इशू उनका होता है इनमें। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये तमाम टेस्ट परफॉर्म करने के बाद मेडिकेशन करते हैं। अच्छा, जो आपको मार्केट में मेडिसिन अवेलेबल होती हैं उनकी कॉम्पिटेंसी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट्स उनमें मौजूद होते हैं, या जितनी उनकी क्वांटिटी होनी चाहिए वो होती है? कोई ऐसा इदारा है जो इन्हें असेस करे या इन्हें टेस्ट करे? देखिए, बिल्कुल ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फील्ड है और इसका प्रॉपर एक अपना पूरा इदारा है जो इस पे नज़र रखता है। ये नहीं है कि आपका जो दवाई आ रही है मार्केट में वो जिस कंपनी का जो दिल चाहे बना दे, ऐसा नहीं है। उनको ज़ाहिर है, जैसे हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं होता बगैर एग्ज़ाम के, तो वहाँ भी नहीं है। तो उन्होंने भी एक टेस्ट पास करना होता है, उसमें वो क्वालिफाई करते हैं। अब इसमें पूरा एक स्टैंडर्ड है कि किस स्टैंडर्ड की दवाई आएगी, वो टेस्ट पास होगा तो मार्केट में आएगी। ये सारा कंट्रोल सिस्टम है पूरा। अब वो कंट्रोल सिस्टम कितना काम कर रहा है ये हम क्या डिस्कस करें, ये उन्हीं का इदारा। हाँ, ये है कि अगर कोई गलत ड्रग या उनके कंस्टिट्यूएंट्स ख़राब आते हैं तो उसकी वजह से अच्छा खासा प्रॉब्लम होता है। 1-2 दफ़ा हम ये देख भी चुके हैं, पीएचडी में भी मसला हुआ और उसमें प्रॉब्लम निकला। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ फार्मूलाज मेडिसिन के ऐसे हैं जिनके जो अंदर हम इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको चेक करने के लिए, उन फार्मूलाज को चेक करने के लिए कुछ के लिए अभी भी हमारे पास फैसिलिटी ऐसी नहीं है। तो वो ज़ाहिर है वो फिर आपको बाहर भेजना पड़ता है। तो उसमें रैंडम चेकिंग होनी चाहिए कि किसी भी प्रोडक्ट को गवर्नमेंट या उनका इदारा उठाए मार्केट से और उसको रैंडमली चेक कर ले। तो ये होता है, ये तो स्टैंडर्ड है, उसको मेंटेन करना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा मज़ीद वजाहत कर दें कि तमाम यानी कॉन्स्टिट्यूएंट्स या इंग्रेडिएंट्स या हम कह लें रॉ मटेरियल जैसे मेडिसिन बनती हैं, जैसे आप देखें एक HCl है या अल्कोहल है, ये मेडिसिन में ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो अगर हम BDH का मंगवाएँ, कंपनी है जर्मनी की, या मर्क की मंगवाएँ, तो उसका रेट कई हज़ार गुना ज़्यादा है जो हमारे पास रफ़ किस्म का या मटेरियल मिलता है, जैसे चाइना का मिलता है। तो क्या ख्याल है, तमाम मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो है मेडिसिन की रॉ मटेरियल जो यूज़ करती हैं वो सारा वैलिड होता है, एक एफिशिएंट होता है? वो देखें, आखिर वेरिएशन जो है कि आप देखें बाहर की जो कंपनी बनाएगी मेडिसिन, वो मेडिसिन ज़्यादा एफिशिएंसी शो करेगी एज़ कम्पेयर टू लोकल जो होगी। इसके लिए क्या आप लोगों ने कोई आवाज़ उठाई है
साफ ज़ाहिर है आप जब मेडिकेशन करेंगे, पेशेंट को देंगे, अफेक्टेड जो होगा आपका पेशेंट होगा और आप होंगे अफेक्टेड। ब्लेम जो आएगा वो आप पे आएगा। क्या एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टरों की जो एक स्लोगन उठाए कि इसके लिए एक बाकायदा इदारा बनाया जाए जो इन्हें कंट्रोल करे इन तमाम चीज़ों को। नहीं, ऐसा इदारा तो ये नहीं है कि नहीं है, ये ड्रग कंट्रोलिंग अथॉरिटी है पूरा, ये सारा काम उनका है, वो कर रहे हैं। और बाकी जहाँ तक बात है कि ये जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं और कौन सा है, देखें अगर कोई ड्रग अप टू द मार्क नहीं है तो उसकी मार्केटिंग नहीं हो सकती, चाहे वो चाइना से आ रहा है रॉ मटेरियल, चाहे वो जर्मनी से आए, चाहे वो इंडिया से आए। बात है कि आपका स्टैंडर्ड सेम होता है प्रोडक्ट का, उसमें एफिशिएंसी में कोई फ़र्क नहीं आ सकता। ये नहीं हो सकता कि एफिशिएंसी में फ़र्क आ जाए। इशू ये है कि आपको अगर कोई सस्ता मटेरियल चाइना से मिल जाता है तो आप वहाँ से ले लें। ये नहीं है कि आप अमेरिका से ले रहे हैं, वो चीनी है और उधर से आप गोल्ड ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप दोनों जगह से चीनी ही ले रहे होते हैं, तो ये नहीं चेंज हो सकता। और वो ड्रग कंट्रोलिंग अथॉरिटी का काम है, वही इसको मेंटेन करते हैं। जहाँ तक बात डॉक्टर्स की है और हमारी ऑर्गेनाइजेशंस की है, तो हम काफ़ी इस पे काम करते हैं। ऐसा नहीं है खामोश रहते हैं, और हमने फीडबैक ही देना होता है। अब अगर हम अपने कार्डियोलॉजी का लें कि मैं यही मुल्तान में हूँ, तो यहाँ भी आप पेशेंट्स को फ्री मेडिसिन दे रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा बल्क में मेडिसिन तो हम दे रहे हैं। तो हमारे पास तमाम कंपनियों की प्रोडक्ट्स आती हैं, और जो हमें लगता है कि इसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी कम आ रही है तो हम फीडबैक दे के अगले साल वो बंद करा देते हैं। ये नहीं है कि हम उसको लेते हैं, हम दोबारा लेते ही नहीं हैं। तो वो ज़ाहिर है वो जो चीज़ इतनी बल्क में बैन हो जाएगी तो मार्केट में से भी बैन हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और थोड़ा सा इशू है। देखें 2008 की WHO की जो रिपोर्ट है हमारी क्लिनिकल लैब्स के बारे में, कि बिलो 90% हमारी लैब्स जो हैं बिलो नॉर्मल हैं स्टैंडर्ड में। तो एक लैब से आप जो टेस्ट कराते हैं दूसरी से डिफरेंट होता है। क्या एक कैलिब्रेशन जो है लैब की, या जो एक इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ है वहाँ के, या उसका प्रिसाइज रिज़ल्ट आना, क्या ये मस्ट नहीं है मेडिकेशन के लिए? तो इस पे कंसंट्रेट क्यों नहीं हो रहा? देखें एक लैब से आप टेस्ट कराएं, आप अभी भेजें कुछ सैंपल, वो दूसरी से डिफरेंट आएगा। और इसमें साफ ज़ाहिर है जो केमिकल बनाया जाता है, जिसे हम केमिकल रीजेंट कहते हैं, उसकी pH वैल्यू चेंज होगी तो रिज़ल्ट डिफरेंट आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ये तो ज़ाहिर है इशू तो है, इसमें दूसरी राय नहीं है कि इशू है। अब यह है कि ये बहुत हाई लेवल तक बात उठी हुई है, गवर्नमेंट के इल्म में है, ये नहीं है कि इल्म में नहीं है। अब ज़ाहिर है उसको वो किस तरह ऑर्गेनाइज़ करके और कोई कमेटी बना के या कोई इदारा बना के उसको कैसे, उसको बेसिकली चेक एंड बैलेंस है। अब इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं। एक लैब में सिर्फ रीएजेंट से तो टेस्ट ऊपर नीचे नहीं होता, आपकी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो आपकी मशीनें हैं, अब वो मशीनें भी तो इम्पॉर्टेंट हैं कि आप एक अच्छी मशीन ले रहे हैं, एक दरमियानी मशीन ले रहे हैं। फिर दूसरा ये है कि आपके पास क्या अच्छे पैथोलॉजिस्ट हैं, क्या आप पैथोलॉजी वालों से मैनुअल चेकिंग कराते हैं, कोई रीचेकिंग का क्या उसका तरीका है। ये लैब टू लैब चेंज होता है। ज़ाहिर है आप पाकिस्तान में अगर आपने ये सिस्टम, आपको प्रॉब्लम कहीं आ रहा है तो उसकी स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए। आपने किसी एक लैब से स्टैंडर्डाइजेशन है, अब बस बात है चेक एंड बैलेंस की, और जज़ा और सज़ा का मामला है। अगर एक लैब का प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको पकड़ेगा कौन? हम तो नहीं पकड़ सकते, गवर्नमेंट का काम है। ज़ाहिर है उनको ये स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। जो नहीं करता उसको बंद कर दें, लैब को बंद करें ना। अच्छा डॉक्टर साहब देखें, बात सुने, हमारी जो एक एलीट क्लास है, या एक जो उन्हें हम कह सकते हैं कि हमारा असासा है, वो डॉक्टर्स होते हैं जिन्हें 6-7 साल MBBS में लगते हैं, FCPS में 6-7 साल लगते हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है या हमारे इदारे जो हैं उन्हें फैसिलिटेट करने के लिए कतन तैयार नहीं है। एक BA पास जो होता है, BA ब्यूरोक्रेट, उसे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। इसके बारे में आप क्या फील करते हैं? हाँ बिल्कुल, हमें भी फील तो हमें भी होता है। ये बात यह है कि मेरा नहीं ख्याल ब्यूरोक्रेट्स को और या हमें कम है, मेरा ख्याल है कि ब्यूरोक्रेट्स को थोड़ा ज़्यादा दे दिया है। ये नहीं है कि स्टैंडर्ड हमारा कम है। मेरा ख्याल है जितना गवर्नमेंट के हालात हैं, जितने कर्ज़े हैं, उसमें हमें तनख्वाह भी दे रहे हैं तो काफ़ी है, जो हालात हमारे मुल्क के हैं। हाँ, उन हालात में ब्यूरोक्रेट्स को आपने ज़्यादा वो कर दिया, दे दिया, बस ये इशू है और कोई नहीं है। अच्छा नाजरीन, हम कुछ वक्फा लेंगे, उसके बाद हम दोबारा गुफ्तगू शुरू करेंगे। हथ तेरा
वैसे लड़का करता क्या है? आंटी जी करना क्या है, जमीनें जो है इतनी ज्यादा। इतनी ज्यादा? ना जी, इतनी ज्यादा। अम्मी जी लगा लिया ना दाग ज्यादा। ज्यादा दागों के लिए मेरा 10 वाला बोनस। बोनस जी, 10 रुपए में सबसे ज्यादा पाउडर। बनाए झाग ज्यादा, निकाले दाग ज्यादा। खुश रखेगा इसे। कितना ज्यादा? सबसे ज्यादा। वाह, क्या बात है बोनस की। रोशनी टीवी की तरफ से हम दोबारा डॉक्टर साहब से मुखातिब होते हैं। इनसे रिक्वेस्ट है कि हमें चंद एक चीज़ें, जैसे कुछ मेजर टेस्ट हैं, एक ये स्टंट वगैरह, इसकी क्वालिटी जो है उसके बारे में हमें थोड़ा सा इन्फॉर्म करें, या सिटी एंजियोग्राफी है एक, उसके बारे में हमें बताएं, हार्ट फेलोर क्या होता है, हार्ट अटैक क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी मालूमात फराहम करें। हाँ, शुक्रिया। अच्छा, उसमें यूँ है कि आप पहले ये हम देखते हैं कि ना हार्ट अटैक, सिंपल आपने पूछा कि हार्ट अटैक है क्या, होता क्या है। मैंने अभी बताया कि जो दिल की 3 नालियां हैं जो दिल को सप्लाई करती हैं खून, उनमें अगर रुकावट आए, उनमें कोई क्लॉट आ जाए और दिल को ही खून ना मिले, जिसने सबको खून देना है पूरे जिस्म को, तो दैट इज़ कॉल्ड, उसको हार्ट अटैक हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं। अब अगर वो नाली बंद हो रही है तो उसकी एक मेन वजूहात आपकी यही हैं कि जो हम कोलेस्ट्रॉल और जो चिकनाई है और जो स्मोकिंग है, ये मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं, और शुगर भी उसमें एक मेन रिस्क फैक्टर है। अब हमारा ये होता है कि हमने ये देखना है कि उनको अगर वो मसला हो रहा है, तो मैंने पहले भी इसमें डिटेल में बताया कि हमारे पास नॉन इन्वेसिव टेस्ट भी हैं। एक इन्वेसिव है कि आप डायरेक्ट एंजियोग्राफी करके देख लें, एक है कि आप बग़ैर किसी ऑपरेशन और एंजियोग्राफी जैसे बड़े ऑपरेशन में जाने की बजाय सादा टेस्टों के ज़रिए, एक सीटी स्कैन के ज़रिए या ईटीटी के ज़रिए आप चेक कर सकते हैं। आजकल जो लेटेस्ट आया है वो सीटी स्कैन है। जैसे सिंपल सीटी स्कैन की तरह आपने जाना है और उसमें आपकी पूरी एंजियोग्राफी हो जाती है। आपको दिल की वो तीनों नालियां नज़र आ जाती हैं कि कहाँ रुकावट है, कितने फ़ीसद रुकावट है, आगे उसका क्या करना है, सारी डिटेल आ जाती है। तो अब तो इशू कोई नहीं है। अब कार्डियोलॉजी में ये टेस्ट काफ़ी अरसे से हो रहा है। हम लोगों को यही अवेयरनेस दे रहे हैं कि अगर किसी को मसला है, अलामात कुछ आती हैं, तो आप अपना आके सीटी एंजियो कराएं। उसमें हम कैल्शियम स्कोरिंग भी करते हैं, अब सीटी एंजियो भी करते हैं। हाँ, उसके बाद अगर उसमें कोई रुकावट आ रही है तो हम उस हिसाब से फिर आगे चलेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये स्टंट की क्वालिटी के बारे में, जो स्टंट डालते हैं अमूमन कोई ब्लॉकेज हो, उसके बारे में ज़रा बताएं कि उसमें बहुत ज़्यादा रेट्स जो हैं उसमें वेरिएशन है। देखें, वक्त के साथ चीज़ें जिस तरह मोबाइल के मॉडल बदलते हैं ना, इस तरह ज़ाहिर है अपग्रेड आ रहा है साइंस में, हमारी सारी चीज़ों में। तो जो पहले स्टंट आते थे, अब इसमें आपको अगर सादा लफ्ज़ में बताएं, स्टंट की ओवरऑल अगर आप समझें, बाकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, 2 टाइप्स हैं। एक कोटेड स्टंट है, एक नॉन कोटेड स्टंट है, जिस पे ड्रग लगी होती है। वो ज़रा बंद होने का चांस उनका कम होता है। हमने उनको अंदर से उसको एक ज़ाहिर है एक स्टील का या एलॉय का एक स्टंट होता है, जस्ट लाइक एक स्प्रिंग, आप आम सिंपल स्प्रिंग की तरह का होता है, लेकिन ज़ाहिर है इसका स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द वेसल होता है कि किस तरह बनाना है। तो वो जो स्टंट है वो 2 किस्म का है। एक वो है जिसके अंदर, जो नाली के अंदर जो हिस्सा होगा, उसमें हमने ड्रग लगाई होगी जो उसको बंद नहीं होने देगी, खून जमने नहीं देगी ताकि स्टंट चलता रहे। एक वो है जो सादा है, बिल्कुल सादा है, जो समझे बस एक स्टील का स्प्रिंग है, हमने जाके उसको अंदर लगा दिया। तो ज़ाहिर है जो बहुत सादा है वो सस्ता है, और जो ड्रग्स हैं जिस पे लगी हुई हैं वो महंगा है। जो सादा स्टंट है ज़ाहिर है वो आपके अब तो 20, 25, 30 हज़ार में आ जाता है। उसके बाद जो कोटेड स्टंट है, यानी ड्रग एलूटिंग कहते हैं उनको, जिनमें ड्रग लगी होती है, तो ड्रग एलूटिंग जो स्टंट हैं वो ज़ाहिर है महंगे हैं, और वो डिपेंड करता है कि कौन सी ड्रग लगी हुई है। ड्रग की भी बहुत किस्में हैं, तो ज़ाहिर है 4-5 किस्म की ड्रग्स लगी हुई हैं। अगर एक ड्रग लगी है उसकी और कीमत है, अगर आपने महंगी वाली ड्रग लगी हुई है, तो ये डिपेंड करता है। इन सब चीज़ों से मेजर डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। जो फ़र्क है वो ये है कि जिसमें जितनी अच्छा ज़ाहिर ड्रग लगी होगी, तो उसका बंद होने का चांस, तंग होने का चांस उतना कम होता जाएगा। तो सिंपल सो ये है बात। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा अब हम इसे क्लोज कर रहे हैं। आप
कार्डिक डिजीज़ से बचने के लिए आवाम को जो मैसेज देना चाहें या उन्हें प्रिकॉशंस बताएं ताकि उनका कोई बेनिफिट हो। हाँ, ये बहुत ज़रूरी बात है। ज़ाहिर है, देखें, एक होता है अवेयरनेस, एक होता है कि अवेयरनेस होती है, आप करते नहीं हैं। तो हमारा दो प्रॉब्लम है हमारे जो माशरा है उसमें। एक तो ये है कि लोगों को पता नहीं है क्या करना है, एक वो लोग हैं जिनको पता है वो करते नहीं हैं, तो उनको मोटिवेशन चाहिए। तो बेहतर हल ये है कि जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चाहिए, जो पहले नंबर पे आती है, वो ये है कि आप अपनी जो लाइफ है बिल्कुल सादा रखें। जैसे सुन्नत जिस तरह कहती है ना, वो काफ़ी है। यानी अगर आपने कम खाना है, आधी भूख छोड़ के खाना है, ये आपने करना है, यही सादगी है। बाकी घी है, मक्खन है, चिकनाई वाली चीज़ें हैं, आप कोशिश करें इनसे अवॉइड करें। अब चूँकि फ़ास्ट फूड का ज़माना है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ गए हैं। हमारे पास दिल के मसाइल अर्ली एज में आना शुरू हो गए हैं, जो आज से 20 साल पहले नहीं था। अब 30 साल के लोगों में भी ये प्रॉब्लम आ रहा है, बेसिकली खाने की वजह से। घर में कम पकाते हैं, बाहर ज़्यादा खाते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम है। तो इन चीज़ों पे करना, और वॉक, देखें सेहत जो है ना वो चलने में है और सादा खुराक में है। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम ना जाएं। अगर सिगरेट छोड़ दें, आधा घंटा रोज़ चल लें और सादा खुराक खा लें और कम खा लें, तो मेरा ख्याल है कि 50% लोग तो कम से कम इसी से ही बच जाएंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हम डॉक्टर हादी यूसुफ जो माहिर अमराज क़ल्ब हैं और इंतहाई कम्पिटेंट डॉक्टर हैं जनूबी पंजाब के, जिनका ताल्लुक़ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट से है, हम इनके बहुत ज़्यादा ममनून हैं कि इन्होंने अपने कीमती लम्हात जो हमें मुयस्सर किए और आप लोग जो है इसे बेनिफिट उठा सकें। ये हम इनके बहुत ज़्यादा ममनून हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। चाय चाहिए। कौन सी जनाब?